नमस्कार। मैं शायद अमलताज के पेज पर लाइव हो चुका हूँ। मुझे विशाल, विश्वेश जी या आनंद जी में से कोई अगर ये सूचना दे दें तो मैं अपनी बात कह सकूँ। कोई एक दृष्टि देख रही है मुझे लग रहा है कि अब मैं लाइव हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं यात्रा में हूँ और इसलिए मैं एक दुकान में बैठ के अभी लाइव कर रहा हूँ। मैं घर पे नहीं हूँ। और चूँकि आनंद जी आभार, विश्वेश जी आभार। आवाज़ स्पष्ट है, आनंद जी बता रहे हैं। सबसे पहले तो पूरे अमलताज परिवार का आभार है मुझे आमंत्रित करने के लिए, और नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं। एक ऐसा वर्ष जा रहा है जो बड़ा ही त्रासद रहा और बड़ी ही कठिनाई से भरा हुआ रहा पूरी दुनिया के लिए, और अब एक उम्मीदों का ऐसा वर्ष आ रहा है जो न केवल व्यक्तिगत उम्मीदों का वर्ष है बल्कि इसमें सामूहिक संभावनाओं के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। इस आने वाले नए वर्ष के लिए पूरी मानवता के लिए शुभकामनाएं बटोरना चाहिए हम सबों को इस आने वाले नए वर्ष के लिए। पहली बार ऐसा है कि कोई ऐसा वर्ष आ रहा है जिसमें संपूर्ण मानवता एक दूसरे के कल्याण के लिए प्रार्थना करेगी और करनी चाहिए और शुभकामनाएं एक दूसरे को देगी। ठाकुर आकाश सिंह, कल्पना जी नमस्कार। आनंद जी, अब आप बताएं आनंद जी, अब आपका सवाल क्या है। विशाल जी, अभिनीत का स्वागत है। अभिनीत भी जुड़ चुके हैं भाई हमारे। तो मैं एक दुकान में हूँ, चाय दुकान में, पीछे बिस्किट दिख रहा है। तो जो है कि अब यहीं से लाइव हूँ। मेरे पास कोई सेटअप तो रहता नहीं है, चलता फिरता अपना वो सब कुछ रहता है। तो अभी यहाँ से लाइव हूँ। अब आप लोग जैसा आदेश करें। अमलताज परिवार, आनंद जी व्यस्ततम तो नहीं, लेकिन यह है कि कठिनाई रहती है यहाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम गांव देहात में रहता है। दूसरा है कि जो व्यक्ति को आज 31 तारीख है तो इस कारण से भी थोड़ा सा कुछ मित्र लोग भी आसपास हैं, बैठे हुए हैं, कहीं निकलने का प्लान था, इस कारण से भी थोड़ा सा। अभिषेक भैया का स्वागत है, जुड़ गए हैं। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर आकाश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। अब अगर प्रश्न आपकी तरफ से आएंगे तो मैं कुछ बोल पाऊँगा। पवन जी गुड इवनिंग आपको भी। अमलताज की ओर से एक प्रश्न आया कि अवघड़ की शुरुआत कहाँ से होती है। संयोग से मैं अभी उसी गांव में बैठा हुआ हूँ जहाँ से अवघड़ की कहानी का बीजारोपण हुआ मेरे मस्तिष्क में। मैं असल में अपने गांव के ही आसपास मुख्य सड़क के बगल में बैठा हुआ हूँ। प्रज्ञानंद जी आभार। भुवल सिंह ठाकुर जी, आपका भी स्वागत। तो अवघड़ जो है, एक्चुअली अवघड़ की जो ज़मीन है वो असल में मेरी ज़मीन है, वो मेरा अखाड़ा है। कई बार लेखकों के लिए कथानक का चयन किया जाता है, लेकिन मैंने जब अवघड़ का कथानक चुना तो असल में मैंने कथानक नहीं चुना, वो मैंने अपना अखाड़ा चुना। मैं उस अखाड़े की माटी रोज़ उस माटी को लगा के अपने बदन पे खेलता हूँ। तो असल में अवघड़ का जो कथानक था वो मेरा अखाड़ा है, मैं उसी अखाड़े से हूँ। और इस कारण से वो बहुत ही मैं यूँ नहीं कहूँगा कि अवघड़ की कहानी मेरे द्वारा सोची गई होगी। अवघड़ मेरा परिवेश है। अवघड़ का जो कथानक है, उसकी जो प्लॉटिंग है, वही मेरा परिवेश है, वो मेरा जीवन है। तो उसको लिखना इसलिए बहुत सहज भी था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अवघड़ के माध्यम से कि मैं आगे भी जब लिखूँगा तो अधिकतर मेरे लिए जो कथानक का परिवेश का जो चयन होगा वो परिवेश मेरा वैसा ही रहेगा जिन परिवेश को मैंने अवघड़ में उकेरने की कोशिश की है। और आपका समाज, आपके आसपास की राजनीति, आप जिसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई हजारों कहानियाँ, हजारों बातें ऐसी रह जाती हैं जो कहने को युग युगों तक कही जाती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी अवघड़ जैसे उपन्यास मैं लिख पाऊँ। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं समाज का वो पक्ष भी दिखा सकूं जो सामान्य रूप से आज के युवाओं के रोमांच से इतर है ना। जैसे कि जो गांव हमारा है, अक्सर क्या बोलते हैं कि फिल्मों में या अक्सर वीडियो सॉन्ग में वो बिल्कुल एक स्वर्ग सा दिखता है ना।
और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम शहर में अगर दो जाति के लोग एक थाली में खाना खा लेते हैं तो हमारे लिए लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया। कई बार हम राजनीति पर जब सेंट्रल की राजनीति पर ट्विटर पर बहस कर लेते हैं, फेसबुक पर, तो हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान की राजनीति को भी समझ गए। कई बार जब हम अपनी महिला मित्रों के प्रति बड़े उदार और बड़े प्रगतिशील दिखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद या पटना या रांची यूनिवर्सिटी में, तो हमें लगता है कि शायद हम इस मामले में भी बड़े प्रगतिशील हो गए। लेकिन जो असल में जो वास्तविकता है, ये इतना बड़ा विशाल देश है और उसमें इतनी तरह की गांठें हैं समाज के रूप में, राजनीति के रूप में, कि उन सभी गांठों पर कलम रखना एक व्यक्ति से संभव नहीं है, एक वर्ग से भी संभव नहीं है, एक धारा से भी संभव नहीं है। तो अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं और फिर किताब के रूप में आपके सामने लाते हैं। तो ये बहुत विस्तृत समाज है, बहुत विशाल समाज है, बहुत जटिल संरचना है इस समाज की। तो ऐसे जटिल संरचना वाले भारतीय समाज में से इन सब सारी बातों को निकाल के लाना कि क्या अभी भी जो विसंगतियां हैं, अभी भी जो सामंतवाद के कुछ नहीं, बल्कि यूँ समझिए कि बहुत बड़ा सामंतवाद का जो खूंटा भले सड़ा हुआ हो लेकिन जो गड़ा रह गया है, स्त्रियों की दुर्दशाएं जो बची रह गई हैं, शिक्षा को लेके जो गांव में माहौल है, हमारी अपने हर जाति की अपनी जो बनावट और बुनावट है समझदारी की या समझ की, या एक दूसरे के प्रति जो जात को लेके हमारी समझ है, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो अपनी मान्यताएं हैं, इन सब को लेकर अवघड़ बुना गया। और मैं एक ऐसे भारतीय गांव में रहता हूं, इस मामले में मैं थोड़ा इस मामले में भाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं जहां पर आप देखिए कि जातिगत समीकरण जो है बड़ा गहन है और बड़ा सघन भी है। सघन इस मामले में है कि यहाँ कोई एक जाति के रूप में, लाठी के रूप में डोमिनेट नहीं करती है। तो ऐसे में एक ऐसा समाज जहाँ पर मैं बहुत गहनता के साथ समाज के विभिन्न वर्गों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार, उसका अध्ययन, उसके मनोविज्ञान का अध्ययन कर पाया और बचपन से कर पाया। तो ये सब अवघड़ के शुरुआत के जो शुरुआती चिन्ह थे। और बाद में जब आप किताब लिखने बैठते हैं तो किताब लिखने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक अपना शिल्प होता है, उसकी उसकी कसौटियाँ होती हैं, है ना। उसमें कल्पनाएं अपना धागा लेके आती हैं, यथार्थ अपना धरातल देता है, और उसमें जो है और उन सबको लेके आप अपना एक शिल्प रचते हैं, है ना। उसमें संवेदनाओं के तार आप टांकते हैं, तो वो इस तरह से उपन्यास लिखा जाता है। तो ये पूरी कहानी रही है अवघड़ की। अमलताज से एक प्रश्न आया है नई वाली हिंदी। नई वाली हिंदी के बारे में अब मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भैया 100 नंबर पर डायल करें और वहाँ पूछे थाना में बात होगा कि नई वाली हिंदी क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पढ़े लिखे हिंदी साहित्य से पढ़े लिखे तो खैर देश में कहाँ कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो हिंदी साहित्य में अब बैठा जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी मुझे दिख रहे हैं, एक दो चार लोग यहाँ पर, उन सबको देखने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ नई वाली हिंदी के बारे में, कि भाषा कभी पुरानी नहीं होती है, लेकिन वो प्रतिदिन नई जरूर होती है। जैसे प्रेमचंद ने जब अपने समय में जब अपना शिल्प खोजा, जब चंद्रकांता संतति हो या चंद्रकांता जैसी चीज़ें लिखी जा रही थी इस देश में हिंदी साहित्य में, वहाँ से हट के जब प्रेमचंद गांव की मिट्टी उठाने लगे, अपने उपन्यास में हल उठाने लगे, सरसों का खेत उठाने लगे, वो जब होरी की विडंबनाएं उठाने लगे, धनिया का संघर्ष उठाने लगे, तो वो असल में नई वाली हिंदी थी। नई वाली हिंदी को आप एक सामूहिकता में समझिए, नई वाली हिंदी को आप भाषा के स्तर पर मत समझिए, नई वाली हिंदी को आप संवेदना के स्तर पर भी समझिए। यानी कि हर काल में भाषा और अपना समय का जो समाज होता है वो बदलता रहता है। आज आप 21वीं सदी में हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल का हिंदी बनाने में रह जाएंगे तो असल में आप पिछड़ जाएंगे। आप मोबाइल बना लेते तो आप मोबाइल को जो भी कहते दुनिया वही कहती। आप कंप्यूटर को अगर शीर्षगोद कहेंगे और लैपटॉप को, तो ये वक्त की बर्बादी है। आप लैपटॉप आप बनाए होते तो पूरी दुनिया उसको शीर्षगोद कहती। तो मेरा यही कहना है कि भाषा और मुहावरे जो हैं हर युग के अपने होते हैं। हमने अपने समय में अपनी भाषा को लिखा, इसलिए उसको हम नई कहते हैं। आज से 20 साल बाद जो लोग लिखेंगे वो कहेंगे कि मेरी नई वाली हिंदी है। प्रेमचंद भी नई वाली हिंदी कह रहे थे, भारतेंदु भी कहते हैं कि हिंदी नए चाल में ढली, 19वीं सदी में कह देते हैं। तो हर काल में भाषा नहीं होती है।
और एक भ्रम जो अक्सर कहा जाता है, मैं देखता हूँ जब नई वाली हिंदी के बारे में बातचीत होती है तो अक्सर आप ये बातचीत करते हुए सुनते होंगे कि क्या आप लोग बोलचाल की भाषा में लिखते हैं? कतई नहीं, हम साहित्य की भाषा में लिखते हैं। और साहित्य की भाषा इतनी रूढ़ और इतनी जड़ वाली नहीं है कि ये भाषा साहित्य की है आप कह दीजिए। ये फार्मूला नहीं फिजिक्स का कि गति का नियम ऐसे होता है, इसमें यही लिखा जाएगा, बल का नियम ये है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये है, इसका समीकरण ये है। ये मैथ नहीं है, वो साहित्य है। आप कैसे तय कर लेते हैं कि ये साहित्य की भाषा है और ये नहीं साहित्य की भाषा है? हम जो लिख रहे हैं, मेरा पात्र जैसी भाषा बोलता है, मेरा समय जैसी भाषा बोलता है, हम उसे लिख रहे हैं। अगर प्रेमचंद भी आज लिखते तो वह लिखते कि गोबर पतला पीन का मोबाइल चार्जर लेके कलकत्ता में घूम रहा था, उसको पान दुकान में एक बिहार के किसी आरा के एक जो है कि मचकन पाणे नाम के दुकानदार ने उसको फिर चार्ज करके वो पतला पिन से मोबाइल उसका नोकिया चार्ज करके दिया। प्रेमचंद की कहानियों में तब नोकिया आता, पतला पिन भी आ जाता, मोबाइल भी आता और लैपटॉप भी आता। उस वक्त आप प्रेमचंद को ये नहीं कहते कि सर वो जो भाषा थी वो 36 के पहले वाली वो नहीं है अब। अगर प्रेमचंद 21वीं सदी में होंगे, अगर रेणु 21वीं सदी में होंगे तो वो कहेंगे और उसने जूता चला के उस पर मारा, जूते में रिबॉक लिखा हुआ था इसलिए चोट भी लगना बड़ा मखमली लगा। तो ये जो व्यंग आ जाएगा, वो रिबॉक जो जुड़ जाएगा, वो रिबॉक अंग्रेजी नहीं है बॉस, वो आपके समय क्या कंपनी का है। उस वक्त जो अंडी के तेल में बना हुआ जो जूता चलता था, जो मच 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 आवाज करता था, तो श्रीलाल शुक्ल रागदरबारी में वही जूता चलाते हैं। हम जो है रिबॉक का जूता चला देंगे, हम वुडलैंड का जूता चलाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि अपनी भाषा को हल्का करना, ये बोलचाल की भाषा, ऐसा नहीं है। हमारे समय की जो भाषा है, हमारे समय के जो मुहावरे हैं, हमारे समय का जो परिवेश है, हमारे समय के पात्रों की जो भाषा है, आप उससे साहित्य रचते हैं। तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए आप कि हम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। नई वाली हिंदी जो है बोलचाल की भाषा है, हल्की हिंदी है, सरल हिंदी है। भैया आप प्रेमचंद की कौन सी बात नहीं समझते हैं? वो कठिन हिंदी है क्या? कठिन हिंदी जो तत्सम शब्दों के भरमार से जो हिंदी लिखी जा रही थी, जो यशपाल की दिव्या की हिंदी है, वहां से हटके जब आप गांव की कहानी लिखेंगे, आप जब कालिदास विलोत्मा के बारे में लिखेंगे या विलोम के बारे में लिखेंगे तो वहां की हिंदी आएगी। कालिदास भी अपने नाटकों में उसके जो गांव के पात्र हैं वो प्राकृत भाषा बोलते हैं, और जो अपग्रेड पात्र हैं, जो राज दरबार के पात्र हैं, राजा है, मंत्री है, तो कालिदास के नाटकों में वो संस्कृत बोलते हैं। लेकिन पात्रानुकूल भाषा है कालिदास के पास। जब गांव देहात के लोग आते हैं कालिदास के नाटकों में, वो प्राकृत बोलते हैं, क्योंकि कालिदास चाहते तो उससे संस्कृत बोलवा सकते थे कि भाई संस्कृत के मठाधीशों को ऐसा ना लगे कालिदास ने बोलचाल की भाषा में साहित्य रच दिया, लेकिन उन्होंने पात्रानुकूल भाषा का चयन किया है ना। तो पात्रानुकूल भाषा बोलचाल की भाषा नहीं होती है, वो साहित्य के अनुकूल पात्रानुकूल भाषा है। जैसा पात्र वैसा उसी भाषा। अगर मैं अभी एक ऐसे लड़की की कहानी लिखूं जो कॉलेज जा रहे हैं, तो वो लड़का यही बोलेगा, काबे इधर कहाँ ले जा रहे हो अनहरिया में मराने? तो आप कहिएगा अरे ये तो बोलचाल की भाषा है। कभी नहीं। यही अगर महाभारत का मैं कहानी लिखूंगा तो राम पूछेंगे सुग्रीव से, हे सुग्रीव, इधर वन में भटकने के लिए किधर मुझे ले जा रहे हो? क्या इस दिशा का तुम्हें संपूर्ण ज्ञान है? इस दिशा में कहीं हम परिभ्रमण करते करते भटक तो नहीं जाएंगे? ये वन बड़ा ही सघन दिख रहा है। भैया राम ऐसे बोलेंगे, राम फिर जो है रमेश की तरह नहीं बोलेंगे। तो पात्रानुकूल भाषा होती है, उसको आप अगर ये कह दीजिएगा ये बोलचाल की भाषा है, तो ये असल में अंडर एस्टिमेट करके देखने वाली बात है। तो ये है, तो नई वाली हिंदी यही है, हर काल में भाषा नहीं होती है। हमने कहा, हमसे पीछे के लोगों ने नहीं कहा। और मैं एक जगह कह दूंगा तब वैक्सीन लगा के आ गए, तो वो वैक्सीन जो है ना, वो मेरे समय का अपना मुहावरा है। लोग जान जाएंगे ये कुछ वहां से कह रहा है, कुछ चुटकीला व्यंग्य कर रहा है। ये वैक्सीन मार्च से पहले वैलिड नहीं था दोस्त, ये कोरोना के पहले वैलिड नहीं था, कोरोना के पहले ये नई वाली हिंदी में नहीं था। अब अगर वैक्सीन से मैं व्यंग्य करूंगा तो ये वो वैक्सीन नहीं है जो पोलियो का है, ये अपने समय का नया मुहावरा है। मैं वैक्सीन कह दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह, ये क्या मैसेज दे रहा है, ये बात है। तो नई वाली हिंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर दिन भाषा को नई करती है। मेरे बाद के भी जो लोग आएंगे वो अपनी नई भाषा में लिखेंगे। भाषाएं कभी विरासत में इस तरह नहीं मिलती है कि उसके वसीयत में कोई और शब्द जोड़ के उसे किसी और के नाम न किया जाए, ऐसा नहीं होता है। भाषा समाज की होती है,
अपने परिवेश की, संस्कृति की होती है, और संस्कृति पर सबका हक है। भाषा सबका है, हर व्यक्ति आएगा और भाषा के मखमल में अपना एक टाँका टाँक जाएगा, चाहे वो हिंदी का व्यक्ति हो, बांग्ला का व्यक्ति हो, बुंदेली का व्यक्ति हो, भोजपुरी का हो, खोरठा का हो, मैथिली का हो, अंगिका का हो। हर कोई, सबका दायित्व है कि अपनी अपनी संस्कृतियों से लाकर एक सामूहिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, जिसमें हिंदी का एक अपना बड़ा कुनबा है, उन सबको अपने अपने अंजुलि से जल देकर उसको मीठा महासागर बनाने का दायित्व है। इसीलिए भाषा के नाम पर इस तरह की बातें हम लोग को करनी भी नहीं चाहिए कि वो अशुद्ध भाषा, ये शुद्ध भाषा, ये सब भाषा को संकुचित करता है। आनंद पूछ रहे हैं अवहड़ के प्रकाशन से लेकर ग्रामीण जीवन को अभी तक आप कैसे देख रहे हैं? आनंद, आप जीवन जो होता है, समाज इतनी तेजी से नहीं बदलता है। समाज के में बदलाव की प्रक्रिया गहन और लंबी होती है। हाँ, आप उस बदलाव की प्रक्रिया की गति पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, और वहाँ पर जो कुछ कुछ चिन्ह आपको बहुत महीन दृष्टि से वो सब निकल के आते हैं। मैं जो समाज देख रहा हूँ, मैं अगर जातिवाद के नाम पर देखूँ तो मेरी दादी आज से 30-40 साल, 50 साल पहले भी अगर ये सोचती होगी कि ये जो कप है ये चाय पीने के लिए अलग जाति के लिए रखी गई है, बाहर के लोगों के लिए और भीतर के लोगों के लिए, तो हो सकता है कि मेरी बहन ऐसा नहीं करती है। मैं मेरे घर में तो मेरी दादी कर रही है, वो है अभी भी। तो 40 साल में मेरी दादी कहाँ बदली, कितनी बदली? हाँ, लेकिन मेरी बहन बदली, मेरी माँ बदली। तो बदलाव की प्रक्रिया लंबी होती है। तो वो बदलाव है होने के बावजूद भी पिछली चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, तो आप पिछली चीज़ों पर पर्दा नहीं डाल सकते, है ना? तो इसलिए सामाजिक परिवर्तनों के जो चिन्ह हैं वो दृष्टिगोचर होते तो हैं, लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि जो परिवर्तन के पहले वाले जो चिन्ह थे वो मिट गए। समाज बहुत मुश्किल से, ऐसी क्रांतियाँ बहुत लंबे वक्त के बाद होती हैं। तो मुझे ये कहते हुए थोड़ा ये बहुत विडंबना पूर्वक कहना होगा कि भारतीय समाज अभी अपने बदलाव को लेकर, अपने प्रगतिशील बदलाव को लेकर बहुत पीछे है। इसकी गति बहुत धीमी है। और अवघड़ 50 साल पहले का गांव भी है, 100 साल पहले का गांव है, और 150 साल पहले का गांव है। जब अवघड़ में किसी हरिजन के घर में कोई यादव जी और कोई भगत जी और कोई मंडल जी जब एक दूसरे को चुट्टी काट रहा है अवघड़ में कि देखना रे कहीं चाय मत पिलवा देना रे पवित्रवा के घर में, तो वो असल में 400 साल पहले का भारत है, वो असल में 800 साल पहले का भारत है। वो मैं कहूँगा कि वो 3000 वर्ष पहले का भारत है, लेकिन वो 21वीं सदी का भी भारत है, इतनी आसानी से। लेकिन हाँ, आप नीलोत्पल और हम लोग मिलके चार जातियों के लोग एक थाली में खाना खा लेते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुराने दाग मिट गए। आपने नया रंग जरूर भर दिया, लेकिन पुराने दागों पर भी कलम रखी जानी चाहिए। आप उस दाग को छुपा के समाज नहीं बदल सकते हैं। दिखाइए अपनी नई पीढ़ी को, ये बात है। हाँ दीपिका जी, बिल्कुल जी जी। आनंद जी, हो गया, आप चाय दुकान में बैठे हैं, दुकानदारी नहीं कर सका, भाग गया है छोड़ के, किला आप ही भाषण दे दीजिए, बेचारे को नुकसान ना हो जाए होगा। और ये अच्छी बात है कि मैं उसी गांव में बैठा हूँ जहाँ पर अवघड़ लिखा जा सकता है ना, तो ये एक अच्छी बात है। और आनंद जी, कोई प्रश्न? अमलताज टीम, विशाल, विश्वेश, कल्पना जी, बहुत बहुत आभार, आपको अवघड़ अच्छी लगी। कितना समय हम लोग लगा चुके हैं? 4 मिनट में, आधा घंटा हो जाएगा, 4 मिनट और रहते हैं, कुछ प्रश्न अगर हो। सौरभ तिवारी जी, प्रणाम भैया आपको भी। तो यही है, मैं नई किताब के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि नई किताब जो मेरी आने वाली है अगले 2 महीनों में, जनवरी में मेरी कोशिश रहेगी। मेरा एक तरीका है कि मैं किताब जो लिखता हूँ उसमें गीत भी मेरे होते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी कहानी में उसकी धमनियों में लहू की तरह है गीत। मैं जब तक गीत के मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अधूरी बात कह गया। तो अवघड़ में भी 2 गीत था। अब जो नया उपन्यास आना है तो 15 दिन में उसके नाम की घोषणा मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी तीसरे सप्ताह में नाम की घोषणा करूँ, पोस्टर जारी करूं और जनवरी के अंत तक गीत आ जाए।
जो नया उपन्यास है उसका नाम, पोस्टर और गाना, ये सब 1-1.5 महीना आप लोग चला दीजिएगा, है ना, सुन लीजिएगा। आप लोग उसको पसंद अगर कर लीजिएगा तो हिम्मत होगी तो फिर जो है अगले महीने फिर नई किताब भी आ जाएगी। आनंद पूछ रहे हैं, बिरंची जैसा पात्र बहुत प्रसिद्धि पाया, कहाँ से बिरंची को आपने ढूंढा? बिरंची असल में हम लोग के जेहन में बैठा, कोने में बैठा हुआ एक यूँ कहिए कि जूझता हुआ व्यक्ति है। मैं उसको योद्धा नहीं कहूँगा, एक जूझता हुआ व्यक्ति। मैं मानता हूँ कि हीरोइज्म मेरी कहानियों में हीरो नहीं होता है, और क्योंकि मैं इस तरह सोचता नहीं हूँ मैं हीरो की तरह। मुझे लगता है कि जूझना पड़ता है पीढ़ियों को, और जब मैं कह रहा हूँ कि बदलाव की गति बड़ी धीमी है तो ऐसे में नायक पैदा नहीं होते, वो अवतार लेते हैं। नायक तो आप यूँ कहिए कि राम नायक थे, आप कहिए वामन नायक हैं, आप कहिए कि विष्णु के 9 अवतार नायक हैं, आप कहिए परशुराम नायक हैं, वहाँ हो सकते हैं, लेकिन बिरंची नायक नहीं हो सकता ना। मैं उसको, उसमें देवत्व तो नहीं है ना। तो मनुष्यता अपने श्रम से, अपने 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 जूझने के कारण महानायक बनती है। जो गांधी बनते हैं, जो अब्राहम लिंकन बनते हैं, जो जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं, है ना, जो गांधी बन रहे हैं, जो नेहरू बनते हैं, जो पटेल बनते हैं, और जो भाई पुराने में अकबर बनते हैं, वो तो अपने आप जूझते हैं अपने से। बुद्ध बन रहे हैं, महावीर बन रहे हैं, महामानव हैं। बिरंची हमारे अंदर बैठा हुआ, जूझता हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है लड़ना, वो हम सब के अंदर है। आप किसको कुरे, वो बिरंची है आपके अंदर का। जब आप रजाई फेंक के सोचते हैं बात साला सुबह जाएंगे और अब भिड़ जाएंगे, कल तो मुखिया से, कल विधायक का पकड़ लेंगे, कल दे देंगे जवाब, नहीं कल साला थाना जाएंगे, नहीं सुनेंगे दरोगा का, गलत हो रहा है, कल वीडियो से फरियाद लेंगे, ये अन्याय है। ये जो आप कल, जो रात को आप अकेले में सोचते हैं ना मुट्ठी बांध के, वो जो मुट्ठी की पकड़ है ना, वही बिरंची है। वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। अभी उसको लड़ना है, अभी उसको लड़ते रहना है। वो इतनी आसानी से नायक नहीं होना है बिरंची को। बिरंची को पकने दीजिए, उसको जूझने दीजिए, तब जाके कई दशकों के बाद लगेगा कि हाँ कोई बिरंची कहीं जाके एक नायक की तरह लड़ाइयाँ लड़ने लगा। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि बिरंची कैसे मर गया? बिरंची को मरना ही है। अगर वो नहीं मरेगा तो इसका मतलब है कि मेरी लेखनी हीरोइज्म का रास्ता पकड़ लिया है। डार्क हॉर्स के बारे में कई लोग कहते हैं कि उसको आपने सिनेमैटिक बना दिया। मेरा लक्ष्य ही था उसको सिनेमैटिक बनाने का, क्योंकि जो मुखर्जी नगर के लाखों लड़के हैं उनको मैं त्रासदी का अंत देकर नहीं बता सकता था कि तुम IAS नहीं बने तो कुछ नहीं बन पाओगे। मुझे उसमें हीरोइज्म डालना था, वहाँ मेरा लक्ष्य दूसरा था, इसलिए मैंने सिनेमा लिखा है। डार्क हॉर्स के अंत में मैं चमत्कार देना चाहता था। मैं बताना चाहता था मुखर्जी नगर के उन सब टूटे हुए लड़कों को कि अगर तुम उस 15 लाख फॉर्म डालने वाली की लिस्ट में नहीं आए तो बाकी के जो 14,90,99,000 लड़के हैं, 1,000 हटा के, उन सब के लिए दुनिया खुली हुई है। तुम लड़ सकते हो, तुम भिड़ सकते हो। तो मुझे वहाँ एक हीरो डालना था, वो मेरा अतिरिक्त प्रयास था कि मैं हीरो डालूँ। इसलिए जो उपन्यास के चहेते हैं, जिनको लगता है कि जब तक त्रासदी नहीं हो उपन्यास में तो वो उपन्यास अच्छा नहीं कहा जाएगा, कई कसौटियाँ भी बनाई गई हैं। डार्क हॉर्स मैंने हिंदी जगत के कालजयी रचनाओं की लिस्ट में अपना नाम लगाने के लिए तो लिखा नहीं था। मैं ज़िंदगी बचाने का किताब लिखना चाहता था, जिसमें मैं खुद शामिल था। मुझे खुद ऊर्जा लेनी थी, और डार्क हॉर्स मुझे ऊर्जा देती है, मुझे ताकत देती है, मुझे हिम्मत देती है। और जब वो मुझे देती है तो मुझे लगता है कि मेरे साथियों को भी देती होगी। इसलिए, लेकिन अवघड़ मैं लिख रहा था समूचे समाज के लिए, हिंदुस्तान की समाज के लिए लिख रहा था। वहाँ पर मेरा व्यक्तित्व कुछ नहीं था, मेरा कोई लालच नहीं था। वहाँ बिरंची को अगर मैं हीरो बना देता तो एक्चुअली नीलोत्पल मृणाल दादागिरी करता अपनी किताब में कि मेरा पात्र है, इसको रंगबाज, ये तो हीरो बना देंगे, ये तो अक्षय कुमार है, ये तो अमिताभ बच्चन है, अंधेरी राहों में सुनसान राहों पर आता है कोई, वो सहनसा मेरा नाम। मुझे वो नहीं करना था, मेरी दादागिरी नहीं चलनी थी वहाँ पे। और डार्क हॉर्स मेरी ज़रूरत थी, मैंने हाथ जोड़ के हीरो बनाया संतोष को। अवघड़ में संपूर्ण समाज के लिए लिख रहा था, वो किताब, वो पात्र समाज का था। उसकी नियति वही थी, होनी थी जो समाज उसको करता, और इस समाज ने मार दिया उसे। मैं क्या करता? बिरंची को समाज ने मार दिया। मेरी दादागिरी तो चलती नहीं, मैं कैसे बचा लेता? तो समाज का पात्र था, समाज ने उसके साथ किया, मार दिया, इसलिए वहाँ त्रास। तो ये था, और नई किताब के साथ नए साल में आप लोगों से मिलूंगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे, और ये भ्रम आप हिंदी साहित्य के जड़ समूह का तोड़ेंगे कि नए लोग, नई पीढ़ी
अपने समाज को बिना समझे लिख रही है। वो लोग जो बैठ के रोज थर्मामीटर लेके नापते हैं तापमान कितना है नई पीढ़ी का या गहराई कितनी है साहित्य की, उन सबको आपका दिया हौसला काम आए हम लोगों को, और हम बता सकें, हम कोशिश कर सकें अपने आसपास की दुनिया को ईमानदारी से आप लोगों के सामने लाने की। तो इन सब बातों के साथ बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके। अब चाय दुकान वाला देखिए वो खड़ा है बेचारा, वो चाय भी उधर देखिए बन रहा है ना। तो और हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं। ये हैं रुपेश जी, शिक्षक हैं, हमारे मित्र हैं। और ये हैं निरंजन जी, ये बिहार में शिक्षक हैं। ये हैं सूरज जी, ये भी शिक्षक हैं। तो हम लोग सब अभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब चाय पिएंगे और 1 जनवरी कुछ प्लान होगा, बहुत हो गया इधर। तो बाकी आप लोग से मिलते हैं। जगदीश जी धन्यवाद, आकर्षक जी धन्यवाद। आप सबों को नववर्ष की शुभकामनाएं। जय हो। सबको वैक्सीन मिले, भरपूर मिले, जल्दी मिल जाए, जल्दी लगवा लें। जय हो।